आपने संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल 32 उसको देखा होगा और इस तरीके से हमने आपको जो 6 मूलाधिकार भारत के संविधान के भाग 3 के द्वारा और अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक जो प्रदान किए गए हैं उनको मैंने आपको पढ़ाया। आशा है आपने उनको समझा होगा। अब एक क्वेश्चन अक्सर प्री में भी, मेंस में और इंटरव्यू में भी अक्सर पूछा जाता है और वो प्रश्न है कि जो मौलिक अधिकार हैं और जो कानूनी अधिकार हैं या हमारे जो विधिक अधिकार हैं, कानूनी या जो विधिक अधिकार हैं, उनमें अंतर क्या है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू में तो बहुत पूछा जाता रहा है कि मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार में क्या अंतर है। बहुत ज़्यादा अंतर खोजने की आपको आवश्यकता नहीं है। 3-4 बेसिक चीज़ें आपको दिमाग में रखनी हैं और चाहे जहाँ क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक क्यों हैं। तो मौलिक अधिकार जो हैं वो जो हमारी मूल विधि है, जो हमारी मूल विधि यानी हमारी तमाम विधियों का जो स्रोत है, अर्थात हमारा जो संविधान है, उसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारी मूल विधि अर्थात हमारे संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। ठीक। दूसरी बात कि चूंकि ये संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं और संविधान के द्वारा ही संरक्षित किए गए हैं, आर्टिकल 32 के द्वारा क्या किए गए हैं, संरक्षित किए गए हैं, इसलिए राज्य मनमानी तरीके से इनमें संशोधन नहीं कर सकता और इन पर मनमानी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा सकता। प्रतिबंध लगाएगा तो युक्त प्रतिबंध लगाएगा और चूँकि संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं तो इनमें संशोधन भी संविधान संशोधन करके ही किया जा सकता है। इनको समाप्त करना हो या इनमें कुछ परिवर्तन करना हो तो हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। और आप ये भी जानते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और इसके द्वारा आप जानते हैं कि अगर किसी अधिकार को इन जो हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, अगर जैसे समता के अधिकार को उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ये जो है हमारे आधारभूत ढांचा जो है संविधान का उसके अंतर्गत आता है, तो उसमें संशोधन भी नहीं कर सकते। ठीक। आपने 3-4 बातें देखी, यानी कि सबसे पहले तो ये मूल विधि के द्वारा प्रदान किए गए हैं, यानी संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं तो इनको संरक्षित भी संविधान के द्वारा किया गया है और इनमें जो है वो राज्य मनमानी तरीके से संशोधित इनको नहीं कर सकता। अगर कोई अधिकार फंडामेंटल स्ट्रक्चर की श्रेणी में आ जाता है तो उसमें तो संसद भी कोई संशोधन इसमें नहीं कर सकती। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर राज्य के द्वारा उनका उल्लंघन किया भी जाता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और जो आपका आर्टिकल 226 है इसके तहत आप सीधे हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपको पता है कि 5 रिट जारी करके आपको अनुतोष प्रदान करेगा, आपके साथ न्याय करेगा। ये मूल बातें हैं जो हमें मूलाधिकारों के संबंध में याद रखनी है जब हम इनकी तुलना विधिक और कानूनी अधिकार से करेंगे। तो अब आते हैं हम थोड़ा कानूनी अधिकारों पर। जैसा हमने बताया कि जो मौलिक अधिकार हैं वो जो हमारी मूल विधि है अर्थात संविधान उसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो जो कानूनी अधिकार होते हैं, जो विधिक अधिकार होते हैं, वो हमारे जो विधानमंडल हैं यानी संघीय स्तर पर संसद
और राज्य स्तर पर विधानमंडल इनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? इन्हीं के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि इनमें जो संशोधन होगा वो भी संसद या विधानमंडलों के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। संसद या विधानमंडल के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। ठीक, आप जानते हैं कि ये जो अधिकार होते हैं, जो हमारे जो विधिक अधिकार हैं, वो महत्वपूर्ण तो हमारे लिए हैं, लेकिन मौलिक अधिकार आप जानते हैं कि हमारे लिए, हमारे व्यक्तित्व के संपूर्ण या सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। इन अधिकारों के बिना कदाचित हमारा विकास नहीं हो सकता। लेकिन अन्य जितने भी विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार हैं, बहुत सारे कानूनी अधिकार हैं, बहुत सारे विधिक अधिकार हैं, बहुत सारे कानूनी विधिक अधिकार हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे, यानी वो भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं, किसी भी अधिकार के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि ये हमारे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि मूल अधिकार। चूँकि ये संसद या विधानमंडलों के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, कानून बना करके, विधि बना करके, तो स्वाभाविक है कि इनमें आसानी से संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। अगर आपके कानूनी अधिकारों का हनन किया जाता है तो कानून की जो निर्धारित प्रक्रिया है उसी के तहत आप अनुतोष प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके कानूनी, अगर कोई आपको कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है, विधिक अधिकार है, तो फिर कोई भी आए और उसका उल्लंघन करने के लिए, ऐसी स्थिति नहीं है। आपके जो विधिक अधिकार हैं उनके संरक्षण की व्यवस्था है, उनके लिए भी एक प्रक्रिया निर्धारित है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य या कोई व्यक्ति आकर के आपके विधिक या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करे, और अगर उल्लंघन करता है तो जो भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जो भी हमारी कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही आप अनुतोष प्राप्त करेंगे। अर्थात आपके अगर कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो आपके पास आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 जैसी संरक्षण की व्यवस्था नहीं है। और नहीं है तो इसका मतलब अगर इन अधिकारों के प्रयोग के मार्ग में किसी व्यक्ति या संस्था या सरकार के द्वारा कोई बाधा पहुंचाई जाती है तो आप आर्टिकल 32 या 226 के तहत किसी भी रिट को जारी नहीं करवा सकते। उस आपके किसी कानूनी या विधिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो उसका विधिक तरीका है, कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत आप जाइए और न्यायालय या अन्य फोरम पर शिकायत करिए, और न्यायालय या जो उचित फोरम है वो आपको अनुतोष प्रदान करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको रिट का संरक्षण प्राप्त नहीं है। इनके संबंध में कोई भी न्यायालय किसी भी प्रकार की कोई भी रिट जारी नहीं कर सकता। तो ये एक तरीके से मूल अधिकार और विधिक अधिकारों में मुख्य अंतर है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगर कोई और भी अंतर दिमाग में आता है या कभी पूछा जाता है तो आप बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर लेंगे कि सबसे बड़ा अंतर है स्रोत का। एक का स्रोत है संविधान, दूसरे का स्रोत है संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि। जैसे आप जानते हैं कि मूलाधिकारों की एक विशेषता है कि आप किसी मूलाधिकार का त्याग नहीं कर सकते। आप किसी मूलाधिकार का त्याग नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे कि स्रोत के संबंध में अंतर है, उनको लागू करने के संबंध में अंतर है। आर्टिकल 32, 226 जैसी व्यवस्था नहीं है, और वास्तव में महत्वपूर्ण तो वो भी हैं, लेकिन मूलाधिकारों के इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। हो सकता है कि जित तमाम विधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनमें से 2, 4, 10, 20, 50 विधिक अधिकारों के बिना आपका काम चल जाए। आपके जीवन में हो सकता है तमाम विधिक अधिकारों की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन मूलाधिकारों की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी। इनके बिना आप जी नहीं सकते, इनके बिना आपका जीवन चल ही नहीं सकता। इसलिए बहुत अंतर है और बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। आशा है आपको अंतर अवधारणात्मक रूप से समझ में आ गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जब आपने मूलाधिकार अब तक पढ़ लिए हैं तो निश्चित रूप से कभी कभी पूछ दिया जाता है कि मूलाधिकारों की विशेषताएं क्या हैं, कुछ विशेष बातें क्या हैं। ठीक है, मूलाधिकार प्रदान किए गए हैं आपको आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक,
तो जब आप पढ़ते हैं तो कुछ खास बातें उभर करके सामने आती हैं, जो वो आप अपने मूलाधिकारों की विशेषताएं कह सकते हैं। जब हम अन्य देश के मूलाधिकारों से, विशेष करके अमेरिका के मूलाधिकारों से तुलना करते हैं, तो आप देखेंगे कि क्या अंतर समझ में आपको आता है, वही हमारी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली जो हमारे जो मूलाधिकारों की विशेषताएं हैं, खास बातें हैं, जब हम इनकी तुलना अन्य देश के संविधान में प्रदान किए गए मूलाधिकारों से करते हैं, तो सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये मूलाधिकार जिनको प्रदान किए गए हैं वो उनका अधित्याग नहीं कर सकते। अगर हम चाहें, हम ये कहें कि हाँ ठीक है, हम मूलाधिकारों को त्याग करते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मूलाधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता, ध्यान रखिएगा। जबकि अमेरिका में ऐसा किया जा सकता है, यानी अमेरिका का कोई नागरिक चाहे तो वो कह सकता है कि हम मूलाधिकारों का अधित्याग करते हैं, त्याग करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति या नागरिक को मूलाधिकार प्रदान किए गए हैं वो मूलाधिकारों का अधित्याग नहीं कर सकता। नंबर 1 बहुत बड़ी बात। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मूलाधिकार जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। मूलाधिकार जो हैं वो एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है और होने भी नहीं चाहिए। एब्सोल्यूट अधिकार होने का मतलब ये है कि इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी अंकुश कोई भी ना लगा सके, तो एब्सोल्यूट अधिकार है। और अगर इन किसी भी अधिकार पर किसी भी तरीके का अंकुश लगाया जा सकता है तो फिर वो एब्सोल्यूट नहीं है। आपने देखा कि जब तमाम मूलाधिकार प्रदान किए गए हैं तो वहीं ये भी व्यवस्था कर दी गई है कि उन अधिकारों के प्रयोग की सीमाएं क्या होंगी। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, इसलिए ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, इनको भी मर्यादा की सीमा में बांधा गया है और होना भी चाहिए। जब हमें अधिकार दिए जाते हैं तो अधिकारों के प्रयोग की एक सीमा होती है, अर्थात हमें मर्यादा में रह कर के ही इन अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, और वही हमारे संविधान में किया गया है। और आप देखेंगे कि ये जो अधिकार हैं उन पर युक्त प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंध युक्त आपको नज़र नहीं आते हैं, मनमाने नज़र आते हैं, असंवैधानिक नज़र आते हैं, तो आपके पास अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 का संरक्षण आपको प्राप्त है। आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, और न्यायालय आपको सुनेगा तुरंत आपको उपचार प्रदान किया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। और अगली जो एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है हमारे मूलाधिकारों की, वो ये है कि आप देखेंगे कि जो हमारे मूलाधिकार हैं वो अधिकांश मूलाधिकार जो हैं वो राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। सीधा सा आशय ये है कि कहा गया है कि राज्य इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा, और अगर राज्य उल्लंघन करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आपको व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं, यानी एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से भी संरक्षित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है तो ये दोनों को एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना है। ना ये इसके अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है और ना ये इसके अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। वो कौन से अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को भारत में व्यक्ति के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं? जैसे आप देखेंगे कि आर्टिकल 15(2) जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार का भेदभाव कोई किसी से नहीं करेगा। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सार्वजनिक पार्क में टहलने से रोक नहीं सकता, सार्वजनिक तालाब के पानी का प्रयोग करने से रोक नहीं सकता। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो ये आपका 15(2) उदाहरण है
तो आप देखेंगे अनुच्छेद 17 एक उदाहरण है, अस्पृश्यता का अंत किया गया इसके द्वारा, और इसका जो व्यवहार है वो दंडनीय अपराध बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 23 के द्वारा जो अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 24 के द्वारा जो अधिकार प्रदान किया गया है, वो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अधिकांश जो अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध आपको प्रदान किए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो आपको व्यक्ति के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं, यानी राज्य के साथ साथ व्यक्ति भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप ये भी आपने देखा होगा, जब पूरे मूलाधिकार पढ़े तो आपने देखा होगा कि अधिकांश मूलाधिकार ऐसे हैं जो भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, चाहे वो भारत का नागरिक हो और चाहे ना हो। लेकिन कुछ मूलाधिकार ऐसे हैं जो भारत के नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं, यानी भारत में निवास करने वाला जो व्यक्ति है उसको वो अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं अगर वो भारत का नागरिक नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि आर्टिकल 15 एक जो है जिसमें कहा गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये जो अधिकार है ये सिर्फ भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 16 जिसमें कहा गया है लोक नियोजन की समता, ये जो अधिकार है ये भारत के नागरिकों को ही सिर्फ प्रदान किया गया है, यानी भारत में निवास करने वाले अन्य व्यक्तियों को अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। इसी तरीके से अनुच्छेद 19 के तहत जो वाक स्वातंत्र आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण है, जो ये अधिकार अनुच्छेद 19 ये जो अधिकार है ये भी सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है। और इसी तरीके से आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो भी सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। और इनके अलावा अन्य जितने भी अधिकार हैं वो भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हों या भारत के नागरिक ना हों। तो इस तरीके से ये जो मुख्य विशेषताएं उभर करके सामने आती हैं वो जो हैं मूल अधिकारों की विशेषताएं यहाँ पर हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि भारत के मूलाधिकारों के संबंध में ये दो जो बातें मैंने बताई, एक तो ये कि मूलाधिकार और विधिक अधिकार में अंतर क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। पूछा जाता है, प्री में भी पूछे जाते हैं ये, लेकिन प्री में पूछे जाने की संभावना थोड़ा कम रहती है क्योंकि ये फैक्चुअल नहीं होकर के एक सब्जेक्टिव और एक तरीके से तथ्य ना होकर के अवधारणात्मक चीज़ है ये, लेकिन मेंस और इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है ये। और लेकिन इसी तरीके से ये जो दूसरी बात बताई विशेषताओं वाली बात, ये प्री, मेन और इंटरव्यू सब में पूछी जाती है। आशा है आपको समझ में आई होगी, और अगर आप मेहनत करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।